डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं। केपलर के नियम, उत्प्लावनता और आप सभी को आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक्चुअली आपके रिटमैन साइंस के सिलेबस में एक पूरा यूनिट है जिसमें एक ग्रेविटेशन पार्ट है और नेक्स्ट ये आपका पार्ट है। तो मैंने आपको इससे पहले कल एक लेक्चर ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट कराया था। आज मैं आपको केपलर्स का नियम और बायोन्सी उपलब्धता क्या होता है और आप समय को आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपका क्वेश्चन केपलर के नियम से आने के पूरे चांस है। किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और क्या आपको पता होना चाहिए वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप समय को केपलर के नियम, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लियर? आप अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरी गारंटी है आपको पूरा टॉपिक अभी आपको याद हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं केपलर के नियम, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से इस बार आने का पूरा चांस है बिकॉज नया कंटेंट है, रिट प्री में बिल्कुल भी नहीं था। तो अच्छे से समझना केपलर के नियम। आपसे मैं कह रहा हूं केपलर, ठीक है, ने ग्रह, प्लेनेट बोलो की गति के लिए आपसे मैं कह रहा हूं के लिए अपने 3 नियम, ठीक है, बोलो दिए। इसका मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए केपलर के नियम किसके लिए दिए गए हैं, प्लेनेट ग्रह की गति के लिए। तो आपसे 3 नियम कौन सा है? एक है केपलर का प्रथम नियम, ठीक है, बोलो। नंबर 2 है केपलर का सेकंड नियम। जो सेकंड नियम है उसको क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया, वो भी कहते हैं। एक है आपका केपलर, आपसे मैं कह रहा हूं का थर्ड नियम, या इसको आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बेस बनाता है इन दोनों नियमों को समझाने के लिए। तो 3 नियम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक नियम समझते हैं। पहला है आपका नंबर 1, आपसे मैंने कहा बोलो केपलर का प्रथम नियम, ठीक है। केपलर अपने प्रथम नियम में क्या कहता है? केपलर कहता है कि आपसे मैं कह रहा हूं ये कोई भी आपका प्लेनेट है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गति करता है। क्लियर? ये तो क्या हो गया, ग्रह, और ये क्या हो गया, सूर्य, ठीक है। तो प्रथम नियम में तो यही बताया केपलर ने कि बोलो आपसे मैं करूं ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ बोलो वर्ताकार, बोलो आपसे मैं कहूं कक्षा में दीर्घ वर्ताकार आपसे कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी कोई भी ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तथा सूर्य आपसे मैं कह रहा हूं एक फोकस बिंदु की तरह स्थित होता है। बोलो आपसे मैं सूर्य एक फोकस बिंदु की तरह स्थित होता है। ये केपलर का प्रथम नियम था। फिर हम बात करते हैं केपलर का द्वितीय नियम। बोलो मैंने कहा केपलर बोलो का द्वितीय नियम, सेकंड नियम, ठीक है। तो आपसे मैं कहूं केपलर ने बोलो आपसे सेकंड नियम, जिसको हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, इस नियम में केपलर ने कहा कि जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी 2 राशियां हमेशा नियत रहेगी। तो आपसे मैं कह रहा हूं इस नियम के अनुसार जब बोलो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर
लगाता है तो आपसे मैं करूं उसकी निम्न, बोलो मैंने कहा राशियां नियत रहती है। ठीक है, क्या रहती है? नंबर 1 आपसे मैं कह रहा हूं एक, बोलो क्षेत्रीय चाल, बोलो आपसे मैं कहूं क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ठीक है, दिमाग में आता है ये क्षेत्रीय चाल क्या है? तो क्षेत्रीय चाल यानी आपसे मैं कह रहा हूं का मतलब होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली क्षेत्रीय चाल का मतलब मैंने कहा dA/dt, इसीलिए इसको क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात बताई कि जब भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो मैंने कहा ग्रह का कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर, आपसे मैं कह रहा हूं वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बोलो आपसे मैंने कहा नियत रहता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? नियत रहता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं कि बोलो अगर आपसे मैं कह रहा हूं ये प्लेनेट, आपसे मैं कहूं ये सूर्य, बोलो जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सपोज दैट यहाँ वेग v1 है, यहाँ से दूरी बोलो r1 है, यहाँ पर जब आपका आया है तो उसका बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा v2 है और यहाँ पर दूरी r2 है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? केपलर कहता है कि हर एक पॉइंट पर उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो मैंने कहा चलो 2 पॉइंट ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसको J1 बराबर J2, क्लियर। बोलो कोणीय संवेग क्या होता है? mvr, तो यहां पर करूंगा तो m बोलो v1 r1, वही प्लेनेट यहां जाएगा तो मास तो वही रहेगा m2 r2। तो हमने क्या देखा? बोलो m से m कट हो गया, इसका मतलब v1 इंटू r1 v2 इंटू r2, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, या एक बात समझ में आई कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं r यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है तो इसको मैं r मैक्सिमम कर दूं, और ये r कम है तो इसको मैं r मिनिमम कर दूं, तो ये r मैक्सिमम होगा तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। इसका मतलब v मिनिमम बोलो r मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ कि v आपसे मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम, बोलो आपसे क्या होगा? आर मिनिमम। इसका मतलब फिर एक राज की बात समझ में आई कि केपलर के सेकंड नियम से हमें यह पता चला कि जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के निकट से बोलो होकर गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसकी चाल ज़्यादा होती है, और जब दूर होता है तो वो धीमी गति से बोलो चलता है, क्लियर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? इस तरह का क्वेश्चन कि आपसे निम्न में से केपलर के सेकंड नियम, आपसे मैं कह रहा हूं से निम्न में कौन सी बोलो कौन सी भौतिक राशि बोलो ग्रह की आपसे मैं कहूं नियत रहती है जब वह बोलो आपसे मैं कहूं सूर्य के चारों ओर बोलो चक्कर लगाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको दे दिया, एक रेखीय संवेग, एक दे दिया रेखीय संवेग, ओके, मतलब लीनियर मोमेंटम, बोलो लीनियर आपसे मैं करूं मोमेंटम, बोलो एक आपको मैंने कहा बोलो बी कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर आपसे मैं को मोमेंटम, एक दे दिया आपको आपसे मैं कह रहा हूं ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, और एक दे दिया आपको ऑल उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि केपलर कहता अपने सेकंड नियम में
दो राशियां नियत रहती है। एक रहता है बोलो आपका एरिया वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल, और एक रहता है बोलो कोणीय संवेग। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आपसे मैं कह रहा हूं जो सेकंड केपलर का लॉ है वो हमें ये बात बताता है कि जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी दो राशियां नियत रहेगी, एक एरिया वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल और दूसरा बोलो कोणीय संवेग। बात समझ में? और यहां से आपसे मैं कह रहा हूं कि एक और वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि बोलो आपसे मैं को यदि बोलो आपसे जब कोई ग्रह सूर्य आपसे मैं कह रहा हूं सूर्य से बोलो मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर बोलो 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो उसकी आपसे मैं कह रहा हूं चाल बोलो 100 किलोमीटर पर बोलो आपसे मैं कहूँ सेकंड, मैंने कहा 100 किलोमीटर पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मिनट, ठीक है, बोलो होती है। यदि आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो जब ग्रह आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रह सूर्य से बोलो 50 किलोमीटर दूरी आपसे मैं कह रहा हूँ दूरी पर होगा तब उसके आपसे मैं कह रहा हूँ उसकी चाल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं को हमें तो क्या सीखा है, V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2। ठीक है, आपको क्या गिवन है आपने देखा, हमें गिवन है V1 कितना है बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 100 किलोमीटर पर मिनट। अगर पर मिनट दे रखा तो आंसर पर मिनट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। R1 कितना दे रखा है 10 किलोमीटर। बोलो V2 आपको कितना दे रखा है, बोलो आपसे मैं करो R2 दे रखा है। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहो R2 कितना दे रखा है 50 किलोमीटर और आपको V2 पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपसे V1 रख दिया मैंने 100, R1 रख दिया मैंने 10, V2 मुझे निकालना है, R2 रख दिया 50। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो मैंने इसको काटा तो बोलो आपसे मेरे को कितना हुआ, बोलो मैंने कहा 2, तो यहां पर V2 कितना आ गया 20 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर? तो मुझे अगेन क्या बात समझ में आई कि बोलो आपसे मैं कहूं जब पास था तो ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा थी और अब आपका जब दूर है तो उसकी वेलोसिटी कम है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मतलब केपलर के नियम में इसी वैरायटी के सेकंड नियम से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन, आपसे मैं कह रहा हूं केपलर का थर्ड नियम। बोलो केपलर का, बोलो मैंने कहा थर्ड नियम। ठीक है, जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आवर्तकाल बोलो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है इसमें केपलर? केपलर कहता है जब भी कोई ग्रह, जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका जो आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह के मध्य की बोलो आपसे माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। और जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको केपलर कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? यहां बोलो मैंने कहा यहां केस क्या है, बोलो केपलर आपसे मैं कहूं नियतांक। ठीक है, और टी क्या है, बोलो मैंने कहा आवर्तकाल। बोलो आपसे मैं करूं आवर्तकाल। और आर क्या है, बोलो ग्रह तथा आपसे मैं कहूं सूर्य के मध्य आपसे मैं करूं माध्य दूरी, औसत दूरी। ठीक है, बोलो आपसे मैंने कहा यहां पर, तो इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट का सोचें तो यहां पर हम कह सकते हैं इस नियम बोलो के अनुसार, आपसे मैं कह रहा हूं जब बोलो आपसे ग्रह आपसे मैं कह रहा हूं सूर्य के चारों ओर चक्कर
लगाता है, चारों ओर मैंने कहा चक्कर लगाता है, ठीक है, लगाता है, तो उसके आवर्तकाल, आपसे मैं करूं आवर्तकाल, बोलो का वर्ग, मैंने कहा सूर्य तथा बोलो ग्रह के मध्य की, आपसे मैं कह रहा हूं माध्य दूरी, बोलो औसत दूरी, आपसे मैं कह रहा हूं औसत दूरी के घन के, यानी घन मतलब क्यूब, बोलो के समानुपाती आपसे मैं करूं होता है। क्लियर? अगेन बोलो आपसे मैं कहूं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको केपलर का थर्ड नियम बता दिया। अब आपसे मैं करूं आपको एग्जाम में ऐसा तो पूछेंगे नहीं कि केपलर का थर्ड नियम क्या होता है वो बताइए, आपको तो पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चंस की अप्रोच होनी चाहिए। तो यहां पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाए, पहले तो आपको यहां पर स्पेशल नोट में क्या बता दूं, मैंने कहा हमें फाइनली पहला स्पेशल नोट क्या पता चला कि बोलो टी टाइम पीरियड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जो होता है वो के एस, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा आर क्यू। क्लियर? बोलो ये आपको केपलर का थर्ड नियम है। और मैंने कहा यहां पर पता होना चाहिए जो के एस केपलर कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन एम के इक्वल होता है। क्लियर? हालांकि आपको जो थर्ड लेवल ग्रेड के लेवल पर आपको ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जा सकता है कि केपलर कांस्टेंट क्या होता है ये फॉर्मूला, लेकिन फिर भी पूछ ले, क्योंकि आपका जो बोर्ड है आरएसबी वाला बोर्ड वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने कहा उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, एज इट इज ये याद नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पर एक ट्रिक लॉजिक समझो। बोलो आपसे मैं करूं, हम जानते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये तो सबको आवर्तकाल का फॉर्मूला पता होता है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बोलो इधर मैं अगर टी का स्क्वायर कर दूं, 4 पाई स्क्वायर कर दूं, तो ये रूट हल जाएगा और आपसे मैं करूं एल अपॉन जी हो जाएगा। ऐसा कर सकता हूं मैं? बोलो ओके। अब मैंने कहा एल की जगह आर लिख दूं और जी की जगह जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख दूं, सिखाया मैंने कल आपको। तो अगर मैं इनको यहां पर पुटअप करता हूं तो हम क्या देखते हैं कि बोलो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और आर, और यहां पर जी एम और आर स्क्वायर, तो क्या देखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और आर क्यू और नीचे जी एम। क्लियर? तो मैंने कहा यार ये तो मुझे वैसा ही फॉर्मेट मिल गया जो अभी मेरा है। इसका मतलब हुआ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, इसका मतलब ये जो चीज है वही मेरा केपलर कांस्टेंट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने लॉजिक बताया अगर सपोजेड एग्जाम में आ जाए तो इस ट्रिक से आप ये कभी भी निकाल सकते हो। वेरी सिंपल, जो हमें याद रहता है, बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बोलो आपसे मैं कर रहा हूं, बोलो सिंपल पेंडुलम का, उसी को मैंने सोल्व करके ये आपको लॉजिक बताया है कि किस तरह से केपलर कांस्टेंट का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम नहीं याद हो तो भी कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये बताया। अब अपन क्वेश्चंस का देखते हैं। ये तो अपने आप में क्वेश्चन है ही है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये केपलर कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 4 पाई बोलो जीएम 2 पाई स्क्वायर जीएम, इस तरह से। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आ जाए कि बोलो केपलर, बोलो के आपसे मैं कह रहा हूं अनुसार, केपलर के अनुसार बोलो ग्रह का आवर्तकाल, आपसे मैं कहूं आवर्तकाल, ठीक है, बोलो आर के साथ कैसा संबंध रखता है, कैसा आपसे मैं कहूं संबंध, बोलो संबंध रखता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, पहला ऑप्शन हो आपसे मैं करूं आर स्क्वायर, दूसरा हो आर क्यूब, तीसरा आर की पावर 3/2, एक आपसे मैं कहूं आर की पावर 2/3। अब क्या होता है, एग्जामिनर आपके साथ बहुत माइंड गेम खेलता है। अक्सर स्टूडेंट क्या रट के आते हैं, क्लियर, और फटाक से आर क्यूब कर देते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आंसर आर बाई बोलो क्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है केपलर ने जो नियम दिया था वो ये था। ठीक है, अब मैंने तो आपको आवर्तकाल पूछा है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बोलो आर की पावर 3/2
2 के समानुपाती होगा। आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर यहां पर बोलता आवर्तकाल का वर्ग तो हम ये करते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें तो बोला आवर्तकाल बोलो आर के साथ कैसा संबंध रखता है, तो पहले हमने वही लिखा जो हम जानते हैं, फिर हमने इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो बोला टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 हो जाएगा। सबसे सिंपल पहला वैरायटी का क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद आपसे मैंने कहा और पूछ ले, बोलो केपलर आपसे के थर्ड लॉ, आपसे मैं कह रहा हूं थर्ड लॉ, आपसे मैं कह रहा हूं के अनुसार आपसे मैं कह रहा हूं सही बोलो संबंध, ठीक है, सही संबंध आपसे टी एंड आर में है। ठीक है, ओके। पहला ऑप्शन दे T is directly proportional to R क्यूब, दूसरा दे T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R माइनस 3, एक दे आपका T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आपसे मैं कहूँ 3, ओके, और एक आपको दे सपोज T इज डायरेक्ट टी बोलो मैंने कहा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सी हो जाएगा। बोलो नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब अभी जो मैंने पहले ये करवाया ये क्वेश्चन अलग है और ये जो कराया ये क्वेश्चन अलग है। बात समझ में आए? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो मैंने कहा यदि बोलो किस ग्रह का आवर्तकाल, आपसे मैं करो आवर्तकाल, मैंने कहा जब बोलो जब ग्रह आपसे मैं कह रहा हूं कि सूर्य से बोलो दूरी आपसे मैं 4 किलोमीटर होती है तो उसका आपसे मैं कहूँ आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल मैंने कहा 20 बोलो आपसे मैं कहूँ घंटे है, 20 आवर्स है। ठीक है, यदि बोलो दूरी आपसे मैं कहूँ यदि दूरी आपको कहा जाए, मेरे कहने का मतलब है यहां पर दिया, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहां पर आपको दूरी दिया 16 किलोमीटर है। तो अब आपसे मैं कह रहा हूं आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल होगा। क्लियर? इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा है। बात समझ में आए? बोलो। और ऑप्शन दिया आपको 120 घंटा, बोलो 160 घंटा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 150 घंटा, और आपको एक ऑप्शन दिया है बोलो मैंने कहा यहां पर 240 घंटा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर? नो प्रॉब्लम। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 3/2 अभी बताया। मैंने कहा T2 अपॉन T1, तो बोलो R2 आपसे मैं करूं अपॉन R1 की पावर 3/2। क्लियर? अच्छा, हमें क्या क्या दे रखा है? T1 कितना दे रखा है? बोलो मैंने कहा 20 घंटे। अच्छा, R1 कितना दे रखा है? बोलो 4 किलोमीटर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मेरे को T2 क्या करना है? निकालना है। R2 कितना दे रखा है? 16 किलोमीटर। 3 चीजें दे रखी है, बोलो अभी कर देते हैं। बोलो यहां पर तो कर दो 20, और मैंने कहा R2 कितना दे रखा? 16, और R1 कितना दे रखा? 4, पावर क्या है? 3/2। काटा तो कितनी बार कटा? 4 बार। 4 की पावर 3/2 करूंगा तो बोलो आपसे मैं कहूं अगर 4 की पावर 1/2 करूंगा तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब T2 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 8। तो आपसे मैं कह रहा हूं आपका T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 × 20 160 आवर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मतलब आपको मैंने क्या बताया कि केपलर के नियम याद करने से कोई मतलब नहीं है। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो आपको उनकी क्वेश्चंस अप्रोच होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो जो वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। और एक मैंने कहा और धांसू क्वेश्चन बन सकता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू KS R क्यू। आपसे मैं कहूं केपलर बोलो के थर्ड नियम, आपसे थर्ड नियम में बोलो केपलर नियतांक, टेपलर बोलो कांस्टेंट, ठीक है, बोलो निम्न बोलो के बराबर, आपसे मैं को निम्न के बराबर होता है। ठीक है,
और आपको उसका सूत्र पूछ सकते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या ऑप्शन दे दे। पहला 2, आपसे मैं कह रहा हूं पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, एक दे दिया 4 पाई अपॉन जी एम, एक दे दिया 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, आपसे मैं कहूँ एक दे दिया, आपको मैंने कहा 4, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दे दिया 8 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। अगर आपको लॉजिक नहीं है ना, आपको हवा भी नहीं लगेगी। और लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताया, आंसर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। क्लियर। अगर ये आता है तो थोड़ा और लेवल टफ का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम तो बोलो आपसे विद इन 5 से 10-15 सेकंड में कर सकते हैं। करना क्या है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा t इजिकल टू 2 पाई, बोलो l अपॉन जी, बोलो आपसे मैं कहूं t इजिकल टू 2 पाई, मैंने कहा l की जगह क्या कर दूंगा r, और मैंने कहा ये g, बोलो इसको हटाऊंगा तो यहाँ t स्क्वायर करूंगा, 4 पाई स्क्वायर करूंगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और ये r, और यहाँ gm अपॉन r क्यू। तो मुझे तुरंत पता चल गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, बोलो आर क्यू। तो इसका मतलब यही कौन हो गया, केपलर कांस्टेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि इसका जनरली ये तो स्टूडेंट याद ही रखते हैं। क्लियर। ओके। तो आई होप आज के लेक्चर का पहला कंटेंट जिसका नाम है केपलर के नियम आपको याद हो गया होगा। आपसे मैं कह रहा हूं जो मैंने बताया इससे बाहर और कुछ भी चीज नहीं है जो आपको एग्जाम में केपलर के नियम में पूछी जाए। क्लियर। आपसे मैं रिवीजन की बात करें तो रिवीजन केपलर के नियम का 1 मिनट का नहीं है कि केपलर ने अपना प्रथम नियम तो द्वितीय नियम और तृतीय नियम, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का बेस बनाने के लिए दिया कि कभी भी आपसे मैं कह रहा हूं कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दिन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और जो आपका सूर्य होता है वो एक फोकस बिंदु की तरह स्थित होता है। उसके बाद जो सेकंड नेम दिया उसमें बताया कि जब भी कोई प्लेनेट ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी 2 राशियां नियत रहती है, एक एरिया वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल और एक कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। और तीसरे नियम में जिसको आवर्तकाल का नियम कहते हैं उसमें बताया कि जो टाइम पीरियड का बोलो स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको इतना 1 मिनट का रिवीजन पता है और सारे क्वेश्चन की अप्रोच आपको पता है तो केपलर के नियम का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता है। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं। हमारा कंटेंट क्या है बोलो आपसे मेरे को मैंने कहा प्लावकता। ठीक है। उत्प्लावकता यानी आपसे मैं कहूं बायोन्सी। ठीक है। बोलो बायोन्सी की बात करें, समझने की चीज है, मेरी बात को समझना। जब भी हम आपसे मैं कह रहा हूं किसी भी बोलो आपसे मैं कह रहा हूं लिक्विड में बोलो आपसे मैं कहूं कोई भी चीज डालते हैं तो उस पे ऊपर की ओर बोलो उसके घूर्ते बल के विरुद्ध जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं और इस क्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं, जब भी आपसे मैं कह रहा हूं किसी बोलो बॉडी ठीक है को द्रव में डालते हैं तो मैंने कहा तो उसके गुरुत्वीय आपसे मैं कह रहा हूं गुरुत्वीय बल ठीक है बोलो के विरुद्ध आपसे मैं कहूं विरुद्ध गुरुत्वीय बल के विरुद्ध बोलो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध आपसे मैं कह रहा हूं बॉडी पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध बोलो आपसे मैं कहूं बॉडी पर ऊपर की ओर, मैंने कहा ऊपर की ओर ठीक है एक बल आपसे मैं करूं बल बोलो लगता है। ठीक है। लगता है जिसे क्या कहते हैं हम बोलो उत्प्लावन बल। ठीक है। जिसको हम थ्रस्ट उत्प्लावन बल बोलो आपसे मैं करूं उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। तथा इस क्रिया आपसे मैं कह रहा हूं क्रिया को उत्प्लावकता ठीक है उत्प्लावकता आपसे मैं कहूं बायोन्सी, मैंने कहा उत्प्लावकता बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बायोन्सी बोलो मैंने कहा कहते हैं। ठीक है। अब मेरी बात को समझना, हम इस
फिनोमिना को कभी भी आपसे मैं को इजीली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बोलो, मैं एग्जांपल बताता हूं आपसे। मैं कह रहा हूं आपने देखा होगा कि कोई भी ये पानी से भरी हुई बाल्टी है, बोलो आपसे कोई भी टफ है, क्लियर, बोलो पानी से भरा हुआ है, बात समझना। अब आपके पास कोई भी एक हल्की बॉल है, आप उस बॉल को जब पानी में डालते हो, ऐसे डुबाते हो, तो तुरंत पानी बॉल को बाहर फेंकता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो बॉल को क्या करता है, ऊपर करता है। कोई भी प्लास्टिक की हल्की बॉल है, जब आपको मैं का ये बॉल है, ठीक है, इसको आप पानी में डाल के छोड़ोगे तो पानी उसको वापस क्या करता है, ऊपर की ओर भेजता है। तो यही गुण किसके कारण होता है, बोलो बायंसी के कारण। बात समझ में। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो इसी फिनोमिना को लेकर बोलो आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, बोलो जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज, बोलो आपसे मैं कहूं का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज क्या कहता है, आर्किमिडीज कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं उसके भार में कमी आती है, और ये जो भार में कमी आती है वो उत्प्लावन बल के कारण होती है, जो कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जो उत्प्लावन बल होता है वो बॉडी के भार में आई कमी के बराबर होता है या बॉडी द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज क्या कहता है कि आपसे मैं कह रहा हूं जब हमने एक प्रयोग देखा कि ये कोई द्रव था, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जिसके अंदर बोलो आपसे मैं को ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक मैंने कहा क्या है, बोलो बॉडी, बात समझ में है। और आपसे मैं कहूँ ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम में क्या बता रहा हूं, यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं मैं एक कनेक्शन कर रहा हूं, ओके, यहां पर मैंने एक पोर्ट ले रहा हूं, बात समझ में। तो हम क्या देखते हैं कि बोलो जब हम इस बॉडी को इस पानी के अंदर बोलो डाला जाता है, ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं नेचुरल है, बोलो जितना ये अंदर जाएगा उतना पानी यहां पर आएगा, बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब ये इसका वी इन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है क्या कहता है आर्किमिडीज कि यहां पर बोलो आपसे मैं करूं उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्या बता रहा हूं, उत्प्लावन बल, ठीक है, जो होता है वो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी के भार में बोलो आई आपसे मैं कहूं कमी के बराबर होता है, या बोलो बॉडी द्वारा हटाए गए आपसे में को भार बोलो आपसे के बराबर होता है। यानी आपसे में को आर्किमिडीज ने क्या बताया अपने सिद्धांत में कि जो उत्प्लावन बल लगता है बॉडी पर वो एक्चुअली बॉडी के भार में आई हुई कमी के बराबर होता है या बॉडी द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बात समझ में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हुआ कि जब भी किसी बॉडी को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो आपसे मैं कह रहा हूं उसके भार में कमी आती है। ये भार में आई हुई कमी उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होती है। क्लियर। इस सिद्धांत आपसे मैं कह रहा हूं के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आपसे मैं कहूं बॉडी को द्रव में मैंने कहा आंशिक, ठीक है, आंशिक या पूर्ण आपसे मैं कह रहा हूं रूप से डुबाया आपसे मैं कह रहा हूं डुबाया जाता है तो उसके भार में बोलो मैंने कहा कमी आती है। ठीक है, उसके भार में कमी आती है जो कि उस पर लगने वाले आपसे मैं करूं उत्प्लावन बल, ठीक है, के बराबर आपसे मैं करूं होती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपसे मैं करूं इसने बताया। अच्छा, इसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत सी बार आपसे मैं कह रहा हूं कि ये एक पानी का सोर्स है। क्लियर, क्या है बोलो? पानी का सोर्स है। और हमने क्या किया, यहां पर एक आपसे मैं कह रहा हूं बोलो एक बड़ी सी ईंट है ये, ठीक है, ये ईंट है जिसको हमने इस तरह से यहाँ पर बांध रखा है। ठीक है, सपोजेड ये 2 kg की ईंट है। बात समझ में आए? ये क्या है बोलो? ईंट है। बात समझ, पत्थर मान लो, ईंट पत्थर है। क्लियर। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बोलो?
टाइमर लगा है, मतलब आपसे मैं करूँ वेट मशीन है, ये क्या है बोलो, वेट मशीन, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये जो ईंट है बोलो आपसे मैं करूँ, ये जो ईंट है क्लियर, वो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये जो ईंट है वो बोलो कितने केजी की है, 2 केजी की, क्लियर। जब हम क्या करते हैं बोलो, इस ईंट को आपसे मैं कह रहा हूँ, इस ईंट को हम इस पानी में डालते हैं, क्लियर। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ, ये तो आपकी मशीन है और मैंने इस ईंट को क्या डाल दिया, पानी के अंदर, क्लियर। तो जब हमने पानी में डाला तो यहाँ पर उसका वेट 2 केजी ना मिलकर 2 केजी से थोड़ा कम मिलता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपका आर्किमिडीज यही कहता है कि जब भी किसी बॉडी को किसी द्रव में डाला जाता है तो उसके भार में कमी आती है, और ये जो भार में कमी आती है वही आपसे उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ 2 केजी आया तो यहाँ पर बोलो वेट मशीन के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, इस ईंट का जो वजन है बोलो आपसे मैं को डेफिनेटली 2 केजी से कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्लियर। और आपसे मैं करूं कमी जो आपको यहां पर दर्शाई जाएगी वही क्या होगा बोलो आपसे मैं उत्प्लावन बल के बराबर होगा। आई होप ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं वो इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बायोंसी उत्प्लावकता समझ में ही नहीं आती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आर्किमिडीज एक्चुअली क्या कहना चाहता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे मैं उत्प्लावन बल, ठीक है, बल का सूत्र, ठीक है। तो उत्प्लावन बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपसे मैं कहूं, मैंने कहा F इजिकल टू वी इन रो जी। क्या होता है, वी इन रो जी। मतलब यहां पर वी इन का मतलब है बोलो आपसे मैं कहूं बॉडी का बोलो द्रव में, आपसे मैं कहूं द्रव में डूबे बोलो डूबे भाग का आयतन, ठीक है, भाग का आयतन। बोलो बात समझ में आए, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि द्रव का जितना आयतन जो बॉडी के अंदर जाने से हटा है, एक की बात है। फिर मैंने कहा रो क्या होता है, तो हम कहेंगे द्रव का घनत्व, ठीक है। बोलो द्रव का घनत्व, यानी मेरे कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बात समझ में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। और फिर मैंने कहा जी क्या है, तो मैंने कहा जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्लियर। बोलो मैंने कहा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है बोलो, ग्रेविटेशनल, बोलो मैंने कहा ग्रेविटेशनल बोलो एक्सीलरेशन, ठीक है। अब मेरी बात समझना डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है ये आपको मैंने उत्प्लावन बल का फॉर्मूला बताया। अगर कोई बॉडी पूरी डूबी हुई है तो पूरा उसका वॉल्यूम आ जाएगा, आधी डूबी तो आधा वॉल्यूम आ जाएगा। कोई भी द्रव होगा तो उसका घनत्व तो फिक्स होगा और जी की वैल्यू तो वैसे ही फिक्स होती है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि कोई भी बॉडी आपसे मैं कह रहा हूं भारी है या हल्की है, बोलो उत्प्लावन बल उस पर उतना ही लगता है, क्योंकि उत्प्लावन बल बोलो आपसे मैं को बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो उत्प्लावन बल जब बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बराबर लगता है तो कोई भी बॉडी डूबेगी, तैरेगी, स्थिर रहेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी का घनत्व तो क्या है। बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब आपने देखा होगा एक बॉल को जब हम पानी में डालते हैं तो बोलो चूंकि उस पे उत्प्लावन बल लगता है और भार उसका कम है तो बोलो उसका खुद का घनत्व तो कम है, तो बोलो तुरंत वो बाहर आती है। यही एक पत्थर को डालते हैं तो पत्थर नीचे चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं स्पेशल नोट में 3 केस बना सकता हूं, क्लियर। केस फर्स्ट बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा केस सेकंड और मैंने कहा केस थर्ड, क्लियर। पहला केस क्या बना सकता हूं, मैंने कहा इफ D इज ग्रेटर देन रो, क्लियर। आपको पता होना चाहिए D क्या है यहां पर, बोलो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी का घनत्व। बोलो मैंने कहा बॉडी का घनत्व, ओके। मैंने कहा रो क्या है, बोलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बात समझ में आए, बोलो मतलब द्रव का
घनत्व। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 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 मैं किसी ऐसी बॉडी को द्रव में डाल रहा हूं जिसकी डेंसिटी द्रव से ज्यादा है, तो बोलो उस केस में क्या होगा। बोलो मैंने कहा बॉडी, बोलो द्रव में, बोलो डूब, आपसे मैं कहूँ जाएगी। यहाँ तक कि अगर मैं बताऊं तो मैंने कहा अगर पिक्चर बना के बताऊं तो मैंने अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज को डाला है तो डालते ही वो तुरंत कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे, बिकॉज उसकी डेंसिटी द्रव की बोलो घनत्व से ज्यादा है, तो उस पर बायोंसी फोर्स लगेगा उससे ज्यादा। बोलो आपसे मैं कहूँ क्या लगेगा उस पर, बोलो उसका, बोलो आप खुद की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो नीचे चली जाएगी। मैंने कहा यदि आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो D इज आपसे मैं लेस देन रो, ठीक है, हो, अगर ऐसा होगा तो आपसे मैं कहूँ बॉडी, बोलो द्रव पर आपसे मैं कहूँ तैरती है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि ये सपोजेट आपका है और मैं ऐसी बॉडी को डालूंगा जिसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो बॉडी इस तरह से आपसे मैं कहूँ द्रव पे रहेगी। क्लियर, क्योंकि द्रव के घनत्व बोलो जो है वो बॉडी के घनत्व से ज्यादा है, तो उसको ऊपर उठा के ही रखेगी। और मैंने कहा यदि आपको मैं कहूँ D इज इक्वल टू रो है, हो, तो क्या होगा, बोलो आपसे मैं करूं जो बॉडी है वो क्या होगी, द्रव में स्थिर रहेगी। ठीक है, बोलो आपसे स्थिर इसलिए रहेगी कि जितना नीचे लगेगा भार उतना ही उस पर क्या लगेगा, बोलो थ्रस्ट लगेगा। ठीक है, तो बॉडी क्या रहेगी, स्थिर। आपसे मैं करूं इस अवस्था में आपसे मैं कहूं बॉडी बोलो द्रव में स्थिर रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है। आई होप आपको मैंने पूरा फंडा समझा दिया है कि एक्चुअली बोलो उत्प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज क्या कहना चाहता है, और यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने बचपन से गेम खेला है, हम जब छोटे होते हैं तो अक्सर हमारे पास जब हल्की बॉल होती है तो हम, आपसे मैं कह रहा हूँ, पानी की बाल्टी के अंदर बोलो उसको डालते हैं और हाथ से जैसे हाथ हटाते हैं वो बॉल वापस ऊपर आ जाती है। क्लियर, तो बचपन में हमें जो जादू लगता है वो हमें आज पता चला, या आपसे बड़े होने पर पता चला कि एक्चुअली ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है और यही हमारा बोलो उत्प्लावन बल होता है। आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इस तरह से आज हमने 3 कंटेंट जो आपके रिट मेन साइंस के अंदर है, एक केपलर का नियम, एक उत्प्लावन बल, उत्प्लावनता, और एक आर्किमिडीज का सिद्धांत। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर, और उसके साथ आपसे मेरे को दोस्तों आज हमने लगभग आपसे 6-7 यूनिट हमारी स्टडी कर ली है। जो हमारा एक मिशन चल रहा है कि यूट्यूब पर मैं आपको कंप्लीट रिट मेंस का साइंस करा रहा हूं, और आपसे मेरे को अगर आपने निरंतर ऐसे स्टडी की तो गारंटी है मेरी कि 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अपने मैटर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर, तो आपसे मेरे को बस यही कहूंगा कि निरंतर बने रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, और आपसे में कुछ भी चीज टफ नहीं होती है। डिपेंड करता है कि हम कैसे स्टडी करते हैं, बोलो हम अपने लॉजिक कैसे क्लियर करते हैं। जो चीजें आपको बोलो बहुत टफ लगती है वो बहुत आसान हो सकती है अगर हम उसको आसान नजर से देखें। क्लियर, ओके, बेस्ट ऑफ लक।